हेलो बच्चों, वेलकम टू शांतिकुलम। आज अपना जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले अपन ये जान लेते हैं क्वांटम संख्या पढ़नी क्यों जरूरी है, ये अपने कहाँ काम आएगी, ये कहाँ एप्लीकेबल होगी। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरह से होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये होता है। तो अब आप दिमाग लगाइए, दिमाग पे जोर डालिए। 1s के बाद में 2s आया, 2s के बाद में 2p आया, 2p के बाद में 3s आया, 3s के बाद में 3p आया। इस तरह से ये 1s के बाद में 1p क्यों नहीं आया, 2s के बाद में 2p 2d क्यों नहीं आया। तो इन सारी क्वेश्चनों का जवाब अपने को मिलेगा क्वांटम संख्या के अंदर। तो क्वांटम संख्या के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो अपन को 1 2 3 4 ये दिख रहा है, ये बड़ा फर्स्ट लेटर, ये अपने को बताता है इलेक्ट्रॉन की शेल के बारे में। इलेक्ट्रॉन शेल बोल दो या कोश बोल दो या कक्षा बोल दो या ऊर्जा स्तर बोल दो, ठीक है। ये वाला फर्स्ट चीज। सेकंड जो ये एस है, ये एस, ये पी, ये बताते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ये एटम आएगा। एटम की सेल के बारे में बताएगा, एटम की सेल के बारे में। तो जो एस है, पी है, एस है, पी है, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं एटम की शब सेल या उपकोश या उपकक्षा बोल दो या उप ऊर्जा स्तर बोल दो। सेकंड चीज जो है ये अपने को उपकोश के बारे में बताती है। जो इसके ऊपर लगा हुआ ये बड़ा 2 2 6 2 5 ये बताते हैं एटम की ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल्स या कक्षक बोल दो, ये कक्षक। तो एटम के अंदर सबसे बाहर होता कोश, कोश के अंदर होता उपकोश, उसको उपकोश के अंदर होता कक्षक। तो कक्षक सबसे छोटी यूनिट होती है। इसके अंदर एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। उपकोश में उससे ज्यादा, कोश में सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये सभी जानकारी अपने को मिलेगी क्वांटम नंबर से। तो अपन क्वांटम नंबर देख लेते हैं क्या होता है। किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, ऊर्जा स्तर और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन का व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए हमें इंडेक्स संख्याओं की आवश्यकता होती है, उनको हम क्वांटम संख्या बोलते हैं। अतः अपन ये कह सकते हैं कि क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और ऊर्जा स्तर और चक्रण बताने वाली संख्या को क्वांटम संख्या बोलते हैं। ये 4 तरह की होती है। पहली होती है प्रमुख क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ है चक्रण क्वांटम संख्या या स्पाइन क्वांटम नंबर। तो ये स्टेप बाय स्टेप अपन एक करके देखेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं प्रमुख क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर, ये डेरिवेटिव किसने किया था या इसकी खोज किसने की थी? नील बोर ने। नील बोर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, डिनोट बाय स्मॉल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबर 0 से शुरू होता, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 करके अनंत तक चलता है, ठीक है। ये 3 चीज आ गई। एक तो नील बोर ने दिया, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और इसके नंबर 1 से शुरू होता है और इनफिनिट तक चलता है। फोर्थ चीज आ गई, ये अपने को एटम के कोश के बारे में जानकारी देता है, मतलब सबसे बाहरी आवरण जो कोश होता है, कोश के बारे में।
परमाणु के कोष के बारे में जानकारी देता है। कोष के बारे में जानकारी देता है। 1 2 3 ये कोष है एटम के, इनको KLM भी बोल सकते हैं, KLMNO। इनको क्या बोलते हैं? शेल बोल दो या कोष बोल दो या कक्षा बोल दो या ऊर्जा स्तर बोल दो, KLMN। ये अपने को प्रमुख क्वांटम नंबर है, जो N है वो अपने को इसके बारे में जानकारी देता है। तो किसी कोष के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन ये भी अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉन एक कोष के अंदर 2n² हो सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे को एक नंबर का निकालना, तो n का मान मैं यहाँ 1 रखूंगा। तो एक नंबर कोष के अंदर, कोष ले लेता हूं मैं 1 2 3 4। तो एक नंबर कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? यहां मैं n का मान 2 रखूंगा, तो यहाँ 8। यहां पे कितने हो सकते हैं? यहां मैं 3 रखूंगा, n का मान 18। यहां मैं n का मान 4 रखूंगा, 32। तो इस एक नंबर कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। 2 नंबर कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। 3 नंबर कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं। 4 नंबर कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 हो सकते हैं। और अपने को क्या जानकारी देती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपन कोष की त्रिज्या निकाल सकते हैं। कोष की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेल। रेडियस ऑफ सेल का फॉर्मूला अपन ने देखा था 0.53 n² Z एंगस्ट्रॉम। इससे अपन कोष की त्रिज्या निकाल सकते हैं या कोष की आकार निकाल सकते हैं, कितना बड़ा आकार है। ठीक है, इससे अपन एनर्जी निकाल सकते हैं, कोष की ऊर्जा या सेल एनर्जी। सेल एनर्जी का अपन ने फॉर्मूला क्या कैलकुलेट किया था? -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे अपन कोष की ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो प्रमुख क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को क्या क्या जानकारी देता है? प्रमुख क्वांटम नंबर अपने को एक तो कोष के बारे में जानकारी देते हैं, कितने कोष हो गए, कोष के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कोष की त्रिज्या कितनी होगी, कोष की ऊर्जा क्या होगी, ये अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सेकंड जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम संख्या है, वो है डिगन्सी क्वांटम संख्या या एजीमुथाल क्वांटम नंबर। तो इस क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, इसकी खोज की थी समरफील्ड ने। समरफील्ड नाम के वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने डिगन्सी क्वांटम नंबर दिया था। डिगन्सी क्वांटम नंबर को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी बोलते हैं, इससे अपन इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? कोणीय संवेग इक्वल्स टू कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम h√L into L + 1 / 2π। इससे अपन इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं एजीमुथाल क्वांटम नंबर से। थर्ड अपने को एजीमुथाल क्वांटम नंबर संख्या स्टार्ट कहां से होगी और कहां तक एंड होगी? तो ये 0 से स्टार्ट होगी, 0 से शुरू
शुरू होकर n-1 तक जाएगी। n से हमेशा एक कम रहेगी, n के बराबर कभी नहीं हो सकती या n से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। तो अपनी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो कहां से कहां तक था, वो 1 से स्टार्ट होकर इनफिनिट तक जा रहा था, ये 0 से शुरू होकर n-1 तक रहेगी। ठीक है। सेकंड थिंक, ये किसके बारे में बताती है, ये उपकोष के बारे में बताती है, उपकोष के बारे में, उपकोष के बारे में बताती है। तो उपकोष कौन कौन से हैं, उपकोष S, P, D, F, G, H। GH की जरूरत नहीं पड़ती है, F तक जनरली जरूरत पड़ती है, S, P, D, F। तो S के लिए L का मान 0 होगा, S के लिए 1 होगा, D के लिए 2 होगा, F के लिए 3, 4, 5। L का मान 0 होगा, उसका मतलब है S उपकोष। L का मान 1 होगा, उसका मतलब P उपकोष। D का मान मतलब L का मान 2 है, D 3 है, F 4 है, G 5 है, H। तो ये बताता अपने को सब ऑर्बिटल या सब शेल के बारे में बताता है, सब शेल या उपकोष के बारे में। तो अब इसके अंदर उपकोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो उपकोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 × 2l + 1। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन है उपकोष के अंदर। उपकोष कौन से हैं, S, P, D, F। इनके नाम क्यों दिए S, P, D, F, क्योंकि तो वैज्ञानिकों ने जो रेखीय स्पेक्ट्रम ज्ञात किया था उसमें ये शब्द प्रयोग में लिए थे। शार्प लिया था, S से शार्प, P से प्रिंसिपल, D से डिफ्यूज, F से फंडामेंटल। ये शब्द प्रयोग में लिए थे रेखीय या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के प्रयोग में। तो इनको फिर उपकोष नाम दिया गया था, SPDF नाम दिया गया था। तो SPDF के अंदर अपन 2l + 1 का फॉर्मूला लग के अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं वो देखते हैं। S के अंदर S के लिए L का मान 0 होगा, P के लिए 1 होगा, D के लिए 2 होगा, F के लिए 3 होगा। तो अब 0 का मान इसमें रखते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब मैं इसका मान 1 रखूं, 3 दूनी 6, तो इसमें 6 आएंगे। इसका मान 2 रखूं L का मान, तो इसका मान 10 आएगा। इसका मान 3 रखूं तो इसका मान 14 आएगा। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपकोष के अंदर कितने आ सकते हैं, S उपकोष के अंदर 2 आ सकते हैं, P के अंदर 6 आ सकते हैं, D के अंदर 10 आ सकते हैं, F के अंदर 14 आ सकते हैं। तो ये हो गया अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर, डिगंसी क्वांटम संख्या। तो अपन इसका कंपैरेटिव अध्ययन कर लेते हैं N और L का। N, L प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। तो ये किसके बारे में बताएगा, ये शेल के बारे में बताएगा या कोष के बारे में बताएगा, कोष। ये किसके बारे में बताएगा, उपकोष या शब्द शेल। L, यहां मैं L लिख देता हूं या उपकोष लिख देता हूं, उपकोष या सब सेल। तो N का मान मैंने 1 लिया, तो ये कौन से कोष को प्रदर्शित करेगा, ये 1 नंबर को करेगा या इसको अपन K बोल सकते हैं। L का मान 1 के लिए कितना होगा, 0 होगा, ये 0 से शुरू होगा। ठीक है, 0 होगा तो उपकोष कौन सा होगा, S होगा। अब इसी तरह मैं N का मान 2 और ले लेता हूं, तो शेल कौन सी होगी, 1 और 2, K बोल दो, L बोल दो। तो इसके लिए L का मान 0, 1, 0 और 1 होगा, क्योंकि 0 से शुरू होती है और n-1 तक जाती है। n का मान 2 है तो 1 तक जाएगी, तो S और P। यहां 2 नंबर कोष की बात हो रही थी, अपन कोष आगे लगा लेंगे, 2S
2p। यहाँ 1 नंबर कोस की बात हो रही है तो 1s। ठीक है, अब इसी तरह मैं 3 नंबर कोस की बात करूं, 3 n बराबर 3 लूंगा तो 3 नंबर कोस की बात हो रही है, तो इसमें क्या होंगे 1 2 3 कोस होंगे। एक कोस को k, दूसरे कोस को l, तीसरे कोस को m। तो इसके लिए l का मान क्या होगा, l का मान होगा 0 1 2, 0 1 2 होगा। तो 0 के लिए s, 1 के लिए p और d। तो 3 में cos 3 नंबर की बात हो रही है, 3s 3p 3d। तो अब यदि मैं किसी एटम की बात करूं तो सबसे पहले मैं 1s लूंगा, 1s में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2s लूंगा, फिर 2p लूंगा, फिर 3s लूंगा, फिर 3p लूंगा, फिर 3d लूंगा, फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह। तो s के अंदर इलेक्ट्रॉन का मान कितना आएगा 2 इंटू 2l प्लस 1। अब यहां मान रखूंगा तो आएगा 2, s में आएंगे 2, p में आएंगे 6, s में आएंगे 2, p में आएंगे 6, d में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें ये आ सकते हैं। अब जैसे मैं कोई एटम की बात करूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मेरे पास 4 है, तो ये 2s तक आएगा, यहां तक खत्म हो जाएगा। यदि मेरे पास उसमें इलेक्ट्रॉन 10 है तो ये 2p तक आएगा, यदि 12 है तो यहां तक आएगा, यदि मेरे पास 18 है तो यहां तक आएगा, यदि 28 है तो यहां तक आएगा। तो अपन बात कर रहे थे n बराबर 1 2 3 के लिए, तो n अपने को cos के बारे में बताएगा। n1 मतलब cos नंबर 1, n2 मतलब cos 1 और 2, n3 मतलब cos नंबर 1 2 3। 1 नंबर cos के अंदर l का मान 0 होगा, मतलब 1 नंबर cos के अंदर सिर्फ s उपकोष होगा। 2 नंबर cos के अंदर 1 और 2 कोस होंगे, तो इसमें l का मान 0 और 1 होगा, तो 0 के लिए s और 1 के लिए p, तो 2s और 2p उपकोष होंगे 2 नंबर cos के अंदर। ये 3 नंबर कोस के अंदर 0 1 2 l का मान, तो इसमें 3s 3p और 3d। 1 नंबर p को डिनोट करता है, 2 नंबर d को करता है। अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर अपन 2l प्लस 1 से निकाल सकते हैं, तो 2l प्लस l का मान रखेंगे तो अपने के अंदर इन उपकोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन के मान आ जाएंगे, s के अंदर 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10। अब अपन देखते हैं तीसरे नंबर की क्वांटम नंबर। तो जो तीसरे नंबर की क्वांटम नंबर है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो अपन ने पहले 2 पढ़ी थी वो क्वांटम नंबर एटम के किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अभाव के अंदर ज्ञात की थी, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को दिखाता है। यदि कोई एटम है उसके ऊपर अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो एटम किस तरह का व्यवहार दर्शाता है, उसके बाद में ये चुंबकीय क्वांटम संख्या मिली थी। तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, इसके वैज्ञानिक थे लैंडे, इन्होंने इसकी खोज की थी। अब इसका मान प्लस, इसका मान -l से शुरू होके से प्लस l तक जाता है, प्लस l तक जाता है। जब किसी एटम को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग प्रदर्शित करते हुए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे जो कक्षक उपकोष होते हैं वो विभाजित हो जाते हैं। इसको उपकोषों का अभिविन्यास बोलते हैं। इस प्रभाव को बोलते हैं जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट। जब किसी एटम को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो गति करने वाले इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके कोणीय संवेग उत्पन्न करते हैं, और जो उपकोष होते हैं वो 2 भागों में या 4 भागों में बढ़ जाते हैं, उनको बोलते हैं उपकोषों का अभिविन्यास, और इसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट। और यही यदि एटम को अपन बाह्य इलेक्ट्रिक क्षेत्र में रखते हैं और वो जो इफेक्ट दिखाता है उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। नोट डाउन कर लीजिए।
स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट तो है इलेक्ट्रिक क्षेत्र के अंदर, और जीमन इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही ज्ञात किए गए थे। पहला पॉइंट आ गया, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसका डिस्कवरी की थी लैंडे ने, और इसका मान शुरू होता है -L से और खत्म होता है +L तक। तो ये बताते हैं अपने को कक्षक के बारे में, कक्षक के बारे में या ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में। अपना एक पॉइंट छूट गया था, उसमें जो डिगेंसी क्वांटम संख्या थी, एजीमुथल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, वो अपने को उपकोष के शेप के बारे में भी बताता है। शेप जो उपकोष थे S P D F, तो S का शेप होता है स्फेरिकल, P का होता है डंबल, D का होता है डबल डंबल, F का होता है वो जटिल होता है, इसमें करीब जैसे ये है, इसको अपन 2 हेड मान ले 1 2, तो इसमें 8 हेड होते हैं, 8 हेड होते हैं, ये जटिल होता है F का। तो ये एक पॉइंट छूट गया था एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर, तो ये देख लेना। ये उपकोष के शेप के बारे में भी अपने को जानकारी देता है एजीमुथल नंबर L, स्मॉल l। अब अपन वापस आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर। तो अपने को ये कक्षक के बारे में जानकारी देता है। कक्षक, एक कक्षक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। अब इसका अपन एग्जाम्पल से सोल्व कर लेते हैं। चार नंबर और लास्ट क्वांटम संख्या जो है वो चक्रण क्वांटम संख्या है, इसको बोलते हैं स्पाइन क्वांटम नंबर। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर भी घूम रहा है और अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है, जिसको चक्रण बोलते हैं। चक्रण अपने अक्ष के ऊपर भी वो घूमता है। तो ये 2 तरह की गति दर्शाता है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो जो स्पाइन नंबर है वो +½ या -½ 2 ही होते हैं, और ये क्वांटम संख्या दूसरे क्वांटम संख्याओं पर निर्भर नहीं है। जैसे L थी वो N पे निर्भर थी, M थी वो L पे निर्भर थी, ये स्वतंत्र है। ये इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को दिखाती है। +½ का मतलब होगा क्लॉकवाइज, ये -½ का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को अपन एरो अप एरो से डिनोट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को डाउन एरो से। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसको भी अपन क्लॉकवाइज मान सकते हैं। इसको क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज होता, और एक अक्ष के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये अपने चक्रण को संतुलित कर देता है, समतुल्य कर देता है, जिससे ये स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। जब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पाइन करता है तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है या संतुलित कर देता है। तो ये हो गई स्पाइन क्वांटम नंबर। तो अपनी क्वांटम संख्या यहीं खत्म होती है। अगले नेक्स्ट टॉपिक में अपन पावली का अपवर्जन नियम वगैरह करेंगे। थैंक यू।